बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? खुश हैं? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, ऐसे हंसता मुस्कुराता रखे। माय नेम इज़ रिफ़ा जहान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद रिफ़ा जहान। एज यू ऑल नो दैट वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 11 बायोएनर्जेटिक्स। So today the topic of our discussion is role of carbon dioxide of photosynthetic reactant। जैसा कि आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस जो है ये बेसिकली एक रिएक्शन है जिसमें डिफरेंट रिएक्टेंट्स मिल के कन्वर्ट होते हैं इनटू प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो हमने फोटोसिंथेसिस का एक जो रिएक्टेंट है कार्बन डाइऑक्साइड उसकी डिटेल डिस्कस करनी है, उनका रोल डिस्कस करना है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये अपना क्या रोल परफॉर्म कर रहे होते हैं फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में। समझ आ गई? इनकी नेचर देखेंगे और इनका फंक्शन देखेंगे फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, और है ये क्या, इनकी नेचर की बात करें तो बेसिकली रिएक्टेंट है फोटोसिंथेसिस के। ठीक है, उसके बाद अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, कहते हैं कि शुगर जो है ना ये बनती है ड्यूरिंग लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें लाइट की जरूरत नहीं होती, मतलब डार्क रिएक्शन। ठीक है, कहते हैं कि अगर हम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन की बात करें तो उस रिएक्शन में, जिसको हम लाइट रिएक्शन कहते हैं, उसमें बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन हो रही होती है और वो रिडक्शन होती है एटीपी और NADH की हेल्प से। ठीक है, और ये करने के बाद फिर प्रोडक्ट्स में वो कन्वर्ट होते हैं। दैट मीन्स कि अगर हम इनकी नेचर की बात करें आसान जुबान में, अगर ये पॉइंट मैं आपको बताऊं तो वो ये कि अगर हम इनकी नेचर की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिडक्शन होते हैं और वो कन्वर्ट होते हैं टू प्रोडक्ट्स में। उसके बाद हम कहेंगे कि एक रिएक्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ दो लफ्ज आपको समझना आसान कर दूं, वो ये कि ये दो रिएक्शन है पूरे के पूरे, और ये पूरी की पूरी डिटेल बहुत लंबी लंबी, और आगे जो टॉपिक्स आने वाले उनमें हम डार्क रिएक्शन को भी डिटेल से डिस्कस करेंगे और लाइट रिएक्शन को भी। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है, कहते हैं कि अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड की एब्सेंस में नहीं हो रही होती। इसका मतलब ये है कि अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक इनका रिएक्टेंट है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ही ना हो तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। अब यहाँ आप कहेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ सुना तो ये भी हुआ है कि जो सोलर एनर्जी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सनलाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। ये यही बात होगी कि अगर आप एक चाय बना रहे हैं, ठीक है, तो चाय में अगर आपने चीनी डाल दी है, ठीक है, दूध डाल दिया, पत्ती नहीं डाली तो वो चाय बनेगी नहीं। अगर आप चीनी डाल दोगे तो चाय प्रॉपर चाय लगेगी नहीं। ठीक है, दूध नहीं डालोगे तो क्या वो चाय चाय बनेगी नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी भी चीज़ की बात करें, किसी भी एक रिएक्शन की बात करें, तो उसमें जितने भी रिएक्टेंट्स हैं वो तमाम के तमाम रिएक्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सारे के सारे रिएक्टेंट होंगे। अब आपको पता है फोटोसिंथेसिस के अगर रिएक्टेंट की बात करें तो उनमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उनमें सनलाइट होती है, क्लोरोफिल की हेल्प से वाटर की मौजूदगी में कन्वर्ट होते हैं इनटू, आपको पता है कि ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर में। इसका मतलब कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सोलर एनर्जी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे क्लोरोफिल भी इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे रिएक्टेंट नहीं होंगे तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। ठीक है, खाली जरूरी नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं तो नहीं होगी, नहीं, अगर रिएक्टेंट में से कोई एक रिएक्टेंट भी नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं परसेंटेज की। कहते हैं कि अगर हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की बात करें, वो प्लांट जो लैंड प्लांट्स माने जाते हैं, जो खुश्की रहते हैं, उनमें अगर हम फोटोसिंथेसिस के रेट की बात करें तो वो 10% है। टोटल फोटोसिंथेसिस जितनी भी हो रही थी उसका सिर्फ 10% जो है वो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कर रहे होते हैं। उसके अलावा जो रेस्ट है ना वो ओशंस में हो रही होती है, लेक्स में हो रही होती है और पॉन्ड्स में। ठीक है, इन तमाम एरियाज में फिर वो बाकी की जो फोटोसिंथेसिस है उनकी परसेंटेज देखी जाती है। समझ आ गई? परसेंटेज की बात समझ आ गई। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है, अगर हम इक्वेटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स की बात करें, मतलब कि इक्वेटिक कहते हैं पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स, और फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, कहते हैं कि चलो लैंड प्लांट्स की तो हमने बात कर ली कि वो हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, सूरज की एनर्जी को लेते हैं तो कन्वर्ट कर देते हैं। कहते हैं कि अगर हम फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन इक्वेटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में देखें तो उनमें क्या होता है, कहते हैं कि क्योंकि वो इक्वेटिक एनवायरनमेंट में रह रहे होते हैं, पानी में रह रहे होते हैं, तो उनमें क्या होता है कि जो पानी के अंदर डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड है ना और बाइकार्बोनेट्स हैं, सोल्यूबल कार्बोनेट्स हैं, ये तमाम की तमाम वो फिर चीज़ें जो ज़रूरी होती हैं फोटोसिंथेसिस के लिए वो फिर वाटर से लेंगी। तो आपको पता है कि ये तमाम के तमाम जो है वो कार्बन सोर्स है, तो यहाँ से वो डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड और बाइकार्बोनेट्स और सोल्यूबल कार्बोनेट्स को इक्वेटिक एनवायरनमेंट से लेते हैं और लेने के बाद फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे होते हैं। समझ आ गई आपको? इक्वेटिक एनवायरनमेंट में ऑर्गेनिजम्स की भी अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस समझ आ गया।
नेक्स्ट हमें देखना है एयर में। अगर हम हवा की बात करें तो हवा में उन्होंने परसेंटेज दी हुई है, वो ये है कि 0.3 से लेके 0.4% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की हमारी हवा में मौजूद होती है। और ये जो परसेंटेज आपको नज़र आ रही है, यहाँ से फिर हवा के अंदर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करते होते हैं, फिर वो ज़मीन पर रहने वाले जितने भी प्लांट्स हैं या ऑर्गेनिजम्स, आपको पता है खाली प्लांट्स ही फोटोसिंथेसिस नहीं करते। अभी हमने पीछे कहा कि जो बैक्टीरियाज हैं वो भी फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं, एल्गी भी फोटोसिंथेसिस कर रही होती है, ठीक है। तो जितने भी लैंड ऑर्गेनिजम्स कहेंगे, इसलिए हम लैंड प्लांट्स नहीं, हमने लैंड ऑर्गेनिज्म बोला और हमने एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की बात की, ठीक है। तो कहते हैं कि अगर हम इनकी बात करें लैंड में, तो जो लैंड ऑर्गेनिजम्स हैं वो कहाँ से फिर अपनी जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंजप्शन कर रहे होते हैं, तो वो एटमॉस्फेयर से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे होते हैं, वो एटमॉस्फेयर में एयर आ जाती है और एयर के अंदर मौजूद परसेंटेज जो है वो हमने यहाँ मेंशन कर दी। उसके बाद अब हो क्या रहा होता है, नेचर की बात कर ली, परसेंटेज की बात कर ली, अहमियत की बात कर ली कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। अब हमें प्रोसीजर देखना है कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होती है और किसके थ्रू एंटर होती है, और जिसके थ्रू एंटर होती है उसकी डिटेल डिस्कस करेंगे, मतलब कि स्टोमेटा। अब यहाँ ये समझें कि हमने कहा कि जी जो इक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं वो तो इक्वेटिक एनवायरनमेंट में डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेंगे, और जो लैंड एनवायरनमेंट में रहने वाले ऑर्गेनिज्म हैं वो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेंगे। अब ले तो रहे हैं, उसके बाद क्या होगा, लेने के बाद होगा ये कि जो लीव्स है ना उनके सरफेस के ऊपर आपको पता है कि स्टोमेटाज मौजूद होते हैं। स्टोमेटा जो है ये बेसिकली ओपनिंग होती है जो कि लीव्स के मेसोफिल सेल में मौजूद होती है, और ये जो ओपनिंग है ये बेसिकली अलाउ करती है एयर को अंदर बाहर आने में। जैसे हमारे ह्यूमंस में सांस लेने के लिए नाक जरूरी होता है ना, जिसमें एयर अंदर बाहर पास होती है, सेम इज द केस विद स्टोमेटा। स्टोमेटा में बेसिकली गैसेज एक्सचेंज हो रही होती है, तो लीव्स के अंदर स्टोमेटा का स्ट्रक्चर जो मौजूद है वहां से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एंटर होती है प्लांट्स में। एंटर होने के बाद वहां से अंदर जो मेसोफिल सेल के अंदर वाटर है ना, वहां फिर जाके वो डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है। एंटर कहाँ होती है, स्टोमेटा से एंटर होती है, और एंटर होती कहाँ है, एंटर होने के बाद जाती है मेसोफिल सेल के अंदर मौजूद जो वाटर है उसके अंदर डिसॉल्व हो जाती है। उसके बाद वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों, वाटर मिल गया, ठीक है, डिसॉल्व वाटर मिल गया जो कि मेसोफिल सेल में मौजूद है। यही वजह है कि हम कहते हैं कि लीव्स में भी स्पेसिफिकली मेसोफिल सेल में फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, क्योंकि जो वाटर की जो जरूरत होती है ना, जो वाटर रिएक्टेंट है ना वो हमें यहाँ से मिल रहा होता है। तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों रिएक्टेंट मिलेंगे सूरज की रोशनी में, और आपको पता है क्लोरोफिल मौजूद होता है यहाँ, उन तमाम रिएक्टेंट की हेल्प से फिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा और प्रोडक्ट्स मिलेंगे। समझ आ गई, वाटर की समझ आ गई कि वाटर में वो फिर डिसॉल्व होंगे, उसके बाद वो प्रोसीजर को आगे फॉलो करेंगे। उसके बाद स्टोमेटा की बात करें तो कहते हैं कि लीव सरफेस में ओनली 1 to 2% स्टोमेटा जो है वो मौजूद होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं गैसेज एक्सचेंज में, ठीक है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है मोर गैसेज टू डिफ्यूज। कहते हैं कि अगर हम स्टोमेटा के नंबर की बात करें, स्टोमेटा का नंबर बहुत मैटर करता है फोटोसिंथेसिस के रेट में। जितने ज्यादा स्टोमेटाज होंगे उतने ज्यादा आपको पता है कि गैस अंदर डिसॉल्व होगी, और जितनी गैस ज्यादा डिसॉल्व होगी उतनी फिर फोटोसिंथेसिस का रेट हमें ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो स्टोमेटा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, और हमने यहाँ परसेंटेज भी बता दी कि सिर्फ 1 to 2% भी अगर लीव सरफेस पे मौजूद हो ना स्टोमेटा, तो उतने ही काफी है फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। स्टोमेटा इंपॉर्टेंट तो है, जितने स्टोमेटा होंगे उतनी फोटोसिंथेसिस का रेट ज्यादा होगा, लेकिन कहते हैं कि अगर लीव सरफेस में 1 से लेकर 2% भी हो ना स्टोमेटा, तो फिर भी काम चल जाता है और बड़ा अच्छा काम चल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, कहते हैं कि अगर हम एंट्री की बात करें ना, कार्बन डाइऑक्साइड हमने कहा एंटर तो हो जाता है लीव्स में विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। एंटर क्या होता है, कैसे होता है, वो ये कि जो स्टोमेटा ना ये ओपन होंगी तब कार्बन डाइऑक्साइड जो अंदर एंटर होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जाना, मतलब फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्टेंट है कार्बन डाइऑक्साइड, उसका अंदर जाना स्टोमेटा के थ्रू बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टोमेटा ओपन होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है अंदर डिसॉल्व होगी या डिफ्यूज होगी। समझ आ गई। अब आपको पता है कि जैसे दरवाज़ा नहीं होता दरवाज़ा, इसी तरह ये जो स्टोमेटा के पास 2 गार्ड सेल्स होते हैं ना, ये बेसिकली इस एक दरवाजे का काम कर होते हैं। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग यहाँ मैंने आपके साथ शो भी की, ये गार्ड सेल ये शो कर रहे हैं कि ये जो है वो स्टोमेटा ओपन है, ये स्टोमेटा क्लोज है। अब हम इनका कंपेरिजन भी देखेंगे कि अगर ये हो तो क्या फर्क होता है। तो अगर हम स्टोमा की बात करें, एक स्टोमा कहते हैं ज्यादा सारे हों लीव्स में तो वो स्टोमेटा होंगे। तो एक स्टोमा में आपको पता है कि 2 गार्ड सेल्स मौजूद होते हैं जो कि खास स्ट्रक्चर रखते हैं। अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये बीन शेप लोबिया की तरह का इनका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अगर तो इसमें हवा, जैसे आपको पता है ना कि गुब्बारे में अगर हवा हो तो फिर वो गुब्बारा लगता है, ठीक है। अगर उसमें हवा निकाल दे तो बिल्कुल सुकड़ जाएगा, तो वो गुब्बारे की शेप नहीं होगी। इसी तरह गार्ड सेल्स में मौजूद ये जो आपको बीन शेप स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, कहते हैं कि इनके अंदर भी वाटर और एयर मौजूद होगी तब ये फूलेंगे। तो जैसे ये फूलेंगे ये सेंटर में ना जगह बन जाएगी, ठीक है। तो जब इनके अंदर वाटर एंटर होगा ये फूलेंगे और सेंटर में जगह बनेगी, होल क्रिएट होगा, तो यहाँ से फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो अंदर जाती है। तो ये जो गार्ड सेल्स की शेप है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर
जा रही होती है ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में, समझ आ गई। उसके बाद कहते हैं कि डेली रिथमिक एक ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा की एक डेली रिथमिक मूवमेंट हो रही होती है। रिथमिक मूवमेंट का मतलब मैं आपको आसान कर देती हूँ। जैसे आपको पता है ना कि एक रिथमिक कहते हैं रिदम में, एक खास रिदम में ये सारे के सारा स्टोमेटा डेली परफॉर्म होता है। जैसे क्लॉक नहीं होता, क्लॉक वाइज इनकी जो है वो बड़ी कैलकुलेटेड सी इनकी मूवमेंट हो रही होती है, ओपन और क्लोजिंग हो रही होती है। मैं आपको आसान कर देती हूँ। अगर हम सूरज की बात करें तो आपको पता है एक स्पेसिफिक टाइम सूरज का तुलू होना, गरूब होना, चांद का आना, चांद का छुपना, तो ये तमाम का तमाम जो आपको मजा पता लग रहा है एक स्पेसिफिक टाइम में जो चीज़ हो रही होती है वो रिथमिक मूवमेंट शो कर रही होती है, मतलब रिदम के साथ। इसी तरह अगर हम इनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ये नहीं अपनी मर्जी से इनका मूड होता है खुल गया मूड, नहीं, ये बड़े कैलकुलेटेड टाइम में इनका रिथमिक एक हमें क्लॉक नजर आता है जिसमें ये ओपन और क्लोज हो रहे थे। उसके बाद कहते हैं कि अगर, अब हमने कहा कि सनलाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहते हैं कि अगर हम प्लांट को लेट सपोज डार्क में रखते हैं, अंधेरे में रखते हैं, ठीक है, या वहां रखते हैं जहां सूरज की रोशनी जरा कम हो रही होती है, तो कहते हैं कि क्या वहां पे स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग हो रही होगी? यस। इसका मतलब कि स्टोमेटा के पास जो गार्ड सेल्स हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता लाइट से, मतलब कि सोलर एनर्जी से ये ओपन और क्लोज नहीं हो रहे थे। इनकी एक अपनी रिथमिक मूवमेंट होती है डेली, एक रिदम से वो जो है वो ओपन और क्लोज हो रहे होते हैं। एक ये भी हमने एक्सपेरिमेंट से बात जाहिर कर दी कि स्टोमेटा जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग हो रही होती है, इनके जो गार्ड सेल्स हैं इनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग में सनलाइट का कोई रोल नहीं होता। दैट मीन्स प्लांट अगर डार्क में भी पड़ा होगा, अंधेरे में भी होगा, तब भी वो ओपन और क्लोज होंगे, तब भी उनमें गैसेज एक्सचेंज होंगी। तभी आपको पता है कि रात के वक्त जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वो परफॉर्म हो रहा था, हालांकि वहां तो रात के वक्त कोई सूरज की रोशनी नहीं होती। इसका मतलब स्टोमेटा रात को भी ओपन और क्लोज हो रहे होते हैं, क्योंकि वहां से रात को भी आपको पता है रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, गैसेज एक्सचेंज होनी होती है इन स्टोमेटास के थ्रू। आई होप आपको ये टॉपिक भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। इस रिलेटेड अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो बिला झिझक आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह हम रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस को डिटेल से डिस्कस करेंगे। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। Stay happy, stay safe, and stay connected.